हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं विस्तार ऑफ फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिने। स्टूडेंट्स, जैक फिने की मोस्ट ऑफ द स्टोरीज है साइंस से रिलेटेड है या साइकोलॉजी से, एंड दिस स्टोरी इज आल्सो लाइक दो स्टोरीज। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। The presidents of New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear it means take oath, कसम उठाना, on a stack of timetables that there are only two, it means two levels. तो हर पर्सन वहां पे टाइम टेबल्स को देख के उसके पाइल्स पे ये जो ऑथ कसम उठा के ये कह सकता था कि देर आर ओनली टू लेवल्स, उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे ओनली टू लेवल्स हैं, बट आई से देर आर थ्री, बट आई वाज श्योर there were three levels because I have been on the third level of the Grand Central Station। क्योंकि राइटर कह रहा है कि उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल जो है he visited that, उसने विजिट किया है। Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine। कहता और इस बात को प्रूव करने के लिए उसने बहुत क्लियर सा स्टेप भी उठाया। उसने अपने एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से बात की। I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment। कहता जब मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को अपने बारे में बताया, इस थर्ड लेवल के बारे में बताया, तो उसने कहा कि इट वाज जस्ट अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, खुली आंखों से सपने देखना, उसे पूरा करने की जो है डिजायर थी। He said I was unhappy और उसने इसके पीछे रीजन बताया कि ऐसा इसलिए हुआ मेरे साथ क्योंकि मैं काफी नाखुश था। That made my wife kind of mad। कहते यही वजह थी कि मेरी वाइफ भी परेशान थी। But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it। कहते actually we face so many problems in this modern world। मॉडर्न वर्ल्ड जो है ये इनसिक्योरिटी से, फियर से, वॉर से, वरी से, टेंशन से, काफी सारी प्रॉब्लम से फुल है। इनको हम फेस करके एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं इन सब चीजों से एस्केप चाहता हूँ, इन सब चीजों से फ्री होना चाहता हूँ। वेल हु डजंट। कहता जब उसने ऐसा कहा तो मैंने उसे कहा कि हु डजंट, एवरीबडी आई नो वांट टू एस्केप। कहता हर कोई एस्केप चाहता है, हर कोई फ्री होना चाहता है अपनी लाइफ में, हर कोई टेंशन फ्री रहना चाहता है, बट दे डोंट वांडर डाउन टू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कहते लेकिन फ्री होने का मतलब ये तो नहीं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे घूमते फिरे। बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड ऑल माय फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। कहता लेकिन यही रीजन था और मेरे फ्रेंड्स भी एग्री थे। Everything points to it, they claimed. My stamp collecting, for example, that is a temporary refuge from reality। तो उसने बताया कि जैसे कि स्टैम्प कलेक्शन की जो मेरी हॉबी है, ये भी एक टेम्परेरी रिफ्यूज है। रिफ्यूज इट मीन एस्केप है, टेम्परेरी एस्केप है रियलिटी से। वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। कहता लेकिन मैंने उसे रिप्लाई किया कि मेरे ग्रैंडफादर को तो किसी तरह की एस्केप की जरूरत ही नहीं थी। उनके टाइम में तो थिंग्स जो थी बहुत ही नाइस थी, बहुत ही पीसफुल लाइफ थी उनकी, जितना ही मैंने उनके बारे में सुना है। और उन्होंने ही मेरी स्टैम्प कलेक्शन की जो हॉबी थी उसको डेवलप किया था। ही स्टार्टेड माय कलेक्शन। इट्स ए नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ वॉर ऑफ प्रैक्टिकली इवन यूएस इशू फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। कहता और ये कलेक्शन जो थी इट्स नाइस आल्सो, ये बहुत ही नाइस भी थी। ब्लॉक्स ऑफ वॉर, फॉर ब्लॉक्स जो है यूएस इशू के जो फर्स्ट डे कवर्स थे उन सबको जो है जैसे कलेक्ट करना। स्टूडेंट्स हेयर फर्स्ट डे कवर क्या आता था, जैसे कोई भी स्टैम्प जिस दिन इश्यू होती थी तो उसको परचेज करके जो है खुद के एड्रेस पे ही एक एनवेल्प पे पेस्ट करके खुद के एड्रेस पे ही लोग पोस्ट किया करते थे ताकि उनके पास जो है वो एज प्रूफ रहे। एंड दैट एनवेल्प वाज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, वही एनवेल्प जो था उसे फर्स्ट डे कवर कहते थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू यू नो। कहता मैंने ये कहा कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे उनकी भी तो हॉबी स्टैम्प कलेक्टिंग थी। एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। कहता उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे मेरे साथ क्या हुआ था। वन नाइट लास्ट समर आई वॉक लेट एट द ऑफिस। कहता लास्ट समर काफी लेट हो गया मैं ऑफिस में और मुझे घर जाने की बहुत ज्यादा जल्दी थी। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। कहता इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे को चूज किया क्योंकि ये जो था ये फास्ट बस से भी फास्टर मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकता था और मैं नहीं जानता था कि वहां पे मेरे साथ क्या होने वाला है। कहता मैं जो है वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी एक सिंपल पर्सन हूँ नेम्ड चार्ली।
माई नेम इज चार्ली एंड 31 ईयर्स ओल्ड। एज जो है इसमें राइटर की कितनी बताई उसने खुद की, 31 ईयर ओल्ड। आई वॉज वेयरिंग ए टैन गैबर्डिन सूट। टैन जो है ये येलो ब्राउनिश कलर को बोलते हैं। कहता उस टाइम मैंने जो है लगभग येलो ब्राउन कलर में गैबर्डिन, ये काफी जो स्टफ जो काफी थिक स्टफ होता है, काफी मोटा स्टफ होता है, उसको बोलते हैं। कहते एक सूट डाल रखा था, स्ट्रॉ हैट थी, थोड़ी काफी वो थोड़ी फैंसी थी वो। एंड आई पास्ड ए डजन मैन हु जस्ट लुक्ड लाइक मी। कहता जब मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया तो बहुत से लोग थे मुझे मिले जो मेरे जैसे ही दिखाई देते थे, और मैं किसी चीज से भाग नहीं रहा था, कोई एस्केप नहीं चाहता। कहता सिर्फ मैं अपनी वाइफ लोइसा के पास जाना चाहता था। कहते इसलिए मैंने वेंडरबिल्ट एवेन्यू से जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एंटर किया एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल पे मैं स्टेप्स सीढ़ियों से नीचे उतरा और फर्स्ट लेवल पे पहुंचा। वेयर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी। और फर्स्ट लेवल से जो है काफी फास्ट ट्रेन चलती थी जो कि 20th सेंचुरी से रिलेटेड थी। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। कहते इसके बाद दोबारा स्टेयर से नीचे उतरा और सेकेंड लेवल पे पहुंचा। यहाँ पे सबर्बन ट्रेन जो थी वो निकलती थी। डक्ड इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। कहता उसके बाद डक्ड इनटू था सडनली जो है मूव करना आगे। आर्क होता है जो हाफ सर्कल शेप में ऊपर से। कहते एक आर्क डोरवे की ओर चला गया एंड गॉट लॉस्ट, वहां पे मैं खो गया। That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times. कहते इससे पहले सैकड़ों बार मैं यहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे आ चुका था, और हर बार क्या होता था, मैं कुछ नए डोर्स मुझे मिलते थे, नई स्टेयर्स को देखता था, नए कॉरिडोर्स मुझे यहाँ पे दिखाई देते थे। कहते एक बार तो ऐसा हुआ कि एक मैं टनल के अंदर चला गया, और टनल के अंदर जाने से जब मैं बाहर दूसरी साइड से निकला तो आई वॉज इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। तो मैं रूजवेल्ट होटल की जो लॉबी थी वहां पे था। अनदर टाइम कहते एक दूसरी बार आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट। कहता दूसरी बार जब मैं इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे मैंने पहुंचा तो मैं एक टनल में से आगे जो है 46 नंबर स्ट्रीट में, जो कि वहां से 3 ब्लॉक की दूरी पे थी, वहां पे एक ऑफिस बिल्डिंग में से मैं पहुंच गया। समटाइम आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। कहते कई बार मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एक ट्री की तरह से है, जिसके हर बार कुछ नए कॉरिडोर निकल आते हैं, कोई स्टेयर्स नई निकल आती हैं, जैसे रूट डेवलप होती है ट्रीज की वैसे ही स्टेशन डेवलप हो रहा था। और शायद इसकी अंडरग्राउंड जो थी काफी लॉन्ग टनल थी, जो कि जिसका हो सकता है कोई एक रास्ता टाइम स्क्वायर की ओर जाता है और मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और दूसरा रास्ता कोई सेंट्रल पार्क तक पहुंचता है। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, ए वे ऑफ एस्केप। कहते शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये वे ऑफ एस्केप था। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू। कहते शायद ये टनल जिसमें मैं भी एंटर कर जाता था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दिस आइडिया। कहता लेकिन मैं अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इसके बारे में नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट। कहता जिस कॉरिडोर में मैं था ये अचानक से मैं लेफ्ट एंगल की ओर गया, स्लांटिंग डाउनवर्ड, जो नीचे की ओर स्लॉपी था। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। हालांकि मुझे रियलाइज हुआ कि शायद रास्ता गलत था, लेकिन मैंने अपनी वॉकिंग कंटिन्यू रखी। ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माय फुटस्टेप्स। कहता जब मैं उस रास्ते पे जा रहा था तो मुझे सिर्फ मेरे फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दे रही थी, और डिडंट पास ए सॉल। कहते इवन तक कि एक सिंगल पर्सन भी मेरे पास से नहीं निकला, कि मैंने किसी भी सिंगल पर्सन को भी क्रॉस नहीं किया। देन आई हियर दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड। और अचानक से मुझे जो है एक अजीब सी एक स्ट्रेंज साउंड जो है वो फील हुई, और इसका मतलब क्या था कि मेरे सामने काफी ओपन स्पेस था और लोग जो थे वो बातें कर रहे थे। टनल टर्न शार्प लेफ्ट। कहता वो टनल जिसमें मैंने एंटर किया था अचानक से लेफ्ट में शार्पली जो है लेफ्ट की ओर में मुड़ा। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। कहता उसके बाद मैं फिर से स्टेयर से नीचे उतरा और आई वॉज ऑन द थर्ड लेवल। मैं थर्ड लेवल पे था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि शायद मैं घूम फिर के जो है सेकेंड लेवल पे पहुंच चुका हूँ, लेकिन जब मैं उसे ध्यान से देखा तो आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर। मैंने रियलाइज किया कि वहां के जो रूम थे वो छोटे थे, वहां का रूम जो था वो छोटा था। फ्यूअर टिकट विंडो भी कम थी। ट्रेन गेट्स थे। इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। और वहां का इंफॉर्मेशन बूथ जो था वो काफी पुराने स्टाइल का था, एंड दैट वाज मेड ऑफ वुड और वुडन था। एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई शील्ड। कहता वहां पे जो पर्सन उस बूथ पे इंफॉर्मेशन बूथ पे था उसने ग्रीन आई शील्ड, इट मीन्स कि ग्रीन कलर का एक कवर जो जिससे कि
आईज को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके, लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और उसने लॉन्ग स्लीव जो है उसके क्लॉथ थे। द लाइट्स वर डिम, कहता उस एरिया में लाइट काफी, उस लेवल पे लाइट जो थी काफी कम थी, सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और लाइट भी ऐसी थी जैसे कभी कभी वो जल रही थी और कभी बुझ रही थी। देन आई सा व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, कहता देन आई रियलाइज, तब मुझे पता चला कि वो तो सिर्फ गैस लाइट्स थे। There were brass spittoons on the floor, spittoons in which the people spit. एक ऐसे कंटेनर जिसमें कि people spit करती हैं। कहते then there were brass spittoons on the floor. फ्लोर पे brass spittoons थी, and across the station a glint of light caught my eye. कहता स्टेशन पे अचानक से मुझे जो है लाइट सी दिखाई दी, और मैंने देखा कि पर्सन जो है उसने अपने पॉकेट से जो है गोल्डन वॉच निकाली, उसका कवर खोला, वॉच पे टाइम देखा, और उसके बाद उसके माथे पे बल पड़ गई। इट मीन्स वो गुस्से में था। He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels. तो उसने ब्लैक कलर, he wore a derby hat, उसने एक डर्बी हैट पहन रखी थी, ब्लैक कलर सूट था उसका, and with tiny lapels. Lapel means front parts of the top of a coat or jacket. जैकेट का जो फ्रंट पार्ट होता है, that are joined to the collar and are folded back, जो कि कॉलर से जॉइन होके पीछे की तरफ फोल्ड कर रखा होता है। हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैक, उसकी मूछें जो थी वो ऊपर किनारों से जो ऊपर की ओर मुड़ी हुई। Then he looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1819 something. तब मुझे रियलाइज हुआ कि वहां पे जो जितने भी पर्सन थे वो 1890 से बिलोंग कर रही थी, क्योंकि मैंने इतनी सारी बियर्ड्स, इतने साइड बर्न्स, इतनी फैंसी मूछें जो थी वो देखी नहीं थी। और एक विमेन जो थी तब वो जो है वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, उसने एक ट्रेन गेट से उसने एंटर किया। शी वॉर ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स, उसने टाइट फिटिंग स्लीव्स, लेग ऑफ मटन होता है जैसे कि ऊपर से स्लीव जो थी काफी लूज थी और नीचे से बिल्कुल हाथ के पास आके जो है कलाई के पास वो बिल्कुल टाइट थी। तो कहते हैं स्टाइल में उसने स्लीव डाल रखी थी। स्कर्ट्स टू द टॉप ओवर हाई बटन शूज, उसके शूज जो थे वो हाई बटन थे, और उसके स्कर्ट्स जो थी उन शूज तक पहुंचती थी। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, लोकोमोटिव जो भाप इंजन होता है, स्टीम इंजन, और उसके पीछे ट्रैक पे मैंने जो है स्टीम इंजन देखा। A very small courier and ives locomotive with a funnel shaped stand, कहता है जिसकी चिमनी जो थी लगभग फनल शेप, कीप शेप की थी, एंड करियर एंड आइव्स कंपनी से बिलोंग करता था। देन आई न्यू आई टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज बॉय, कहता तब मुझे रियलाइज तो हो गया कि मैं 1819 में था, लेकिन जस्ट श्योर होने के लिए मैं एक न्यूज़पेपर बॉय के पास पहुंचा, और जो न्यूज़पेपर उसके पाँव में पड़े थे उनकी ओर देखा, और वो न्यूज़पेपर कौन सा था? द वर्ल्ड। और मैं ये भी जानता था कि द वर्ल्ड जो है वो कई सालों से पब्लिश नहीं हो रहा, लेकिन इस न्यूज़पेपर में जो लीड स्टोरी थी, फ्रंट स्टोरी जो थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड द फ्रंट पेज since in the public library files and it was printed June 11, 1894. कहता है मैंने पब्लिक लाइब्रेरी में जो है पेज देखा था, और वो न्यूज़पेपर जो था 11 जून को पब्लिश हुआ था। I turned toward the ticket windows knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. कहता तब मैं टिकट विंडो के पास गया, क्योंकि मैं जानता था कि इस थर्ड लेवल पे मैं टिकट परचेज कर सकता हूँ खुद के लिए और अपनी वाइफ के लिए, और मैं कहीं भी यूनाइटेड स्टेट में जा सकता हूँ। इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग, कहता यही वजह थी कि मैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकट्स चाहता था। कहता क्या आप कभी वहां पे गए हो? ये बहुत ही वंडरफुल जो प्लेस है, बड़े बड़े फ्रेम हाउसेस हैं, घरों के आगे बहुत बड़ी लॉन है, बड़े बड़े ट्रीज हैं जिनकी ब्रांचेस आपस में मिलकर जो है रोड्स के ऊपर रूफ बना देती है, स्ट्रीट्स के ऊपर रूफ बना देती है। एंड इन 1894 समर इवनिंग, कहता वहां की समर इवनिंग्स जो है वो काफी लॉन्ग होती है, और लोग जो है अपने घरों के बाहर लॉन में बैठते हैं, जेंट्स इकट्ठे होकर सिगार पीते हैं, आपस में बातें करते हैं, लेडीज पाम लीव से फैन बनाती हैं। बहुत ही पीसफुल वर्ड जो है उसने डिस्क्राइब किया वहां का। And to be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future. कहता है यहाँ पे वॉर की कोई टेंशन ही नहीं है, कि वॉर जो है वो हुआ ही नहीं था वहां पे। I wanted 2 tickets for that. कहता I also wanted to go Illinois. मैं भी वहां पे जाना चाहता था और वहां की 2 टिकट खरीदना चाहता था। The clerk figured the fare. कहता क्लर्क टिकट विंडो के पास क्लर्क ने मुझे फेयर के बारे में बताया। He glanced at my fancy hat band, कहता जो मैंने हैट
डाल रखी थी, उसने उसकी ओर देखा, बट ही फिगर द फेयर, कहता देख के फिर भी उसने फेयर बताया। आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स 1 वे, कहता मेरे पास सफिशिएंट मनी थी, मैं जो है 1 वे की 2 टिकट खरीद सकता था। लेकिन जब से मैंने मनी काउंट की और ऊपर की ओर देखा तो क्लर्क जो था वो मुझे घूर रहा था, कहता ही वाज स्टेयरिंग एट मी। उसने मनी को देखते ही नॉटेड, इट मींस अपना सिर हिला दिया, और उसने मुझसे कहा कि दैट आर नॉट द मनी मिस्टर, कि ये करेंसी नहीं है, और अगर तुम मुझे स्किन करने की, इट मींस मुझे चीट करने की कोशिश कर रही हो तो तुम यहाँ से ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकते। उसके बाद कहता है मैंने कैश ड्रॉवर की ओर देखा, और वहां पे जो करेंसी थी वो काफी ओल्ड स्टाइल की थी, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी, तो वो इतनी, वो जो मनी हम आज यूज करते हैं उससे लगभग 1.5 गुना बड़ी थी। एंड डिफरेंट लुकिंग, काफी डिफरेंट लुक, देखने में भी काफी डिफरेंट थी। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, कहता मैं वहां से पलटा और जल्दी से वहां बाहर निकल गया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, कहते यहाँ तक कि अगर 1894 की बात करते हैं तब भी जेल में रहना कोई अच्छा नहीं था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, कहता जिस रास्ते में 3rd लेवल पे गया था उसी रास्ते से मैंने वो जो है प्लेस छोड़ दिया। नेक्स्ट डे लंच आवर में, कहता मैंने अपने अकाउंट से जो है $300 जो है विड्रॉ किए, और जब ये बात मैंने अपने साइकेट्रिस्ट जो फ्रेंड था उसको बताई तो नो डाउट वो भी वरीड था। यू कैन बाई ऑल मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन्स डीलर, कहता आप ऑल स्टाइल करेंसी कहीं किसी भी कॉइन डीलर से खरीद सकते हो, लेकिन आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है। जैसे कि कहता $300 मैंने कन्वर्ट कराए ऑल स्टाइल में तो मुझे लेस देन 200 मिले उसमें से, और कहता मैं फिर भी वरीड नहीं था क्योंकि उस टाइम में थिंग्स जो थी वो काफी चीप रेट्स पे थी। लेकिन कहते उसके बाद जब भी मैं 3rd लेवल मैंने ढूंढने की कोशिश की तो वो मुझे कभी नहीं मिला, और मेरी वाइफ जो थी इस बात को लेके काफी वरीड थी, और उसने मुझे बताया कि मुझे इस 3rd लेवल को जो है वो दोबारा से नहीं ढूंढना चाहिए, और उसकी बात मैंने मान भी ली। एंड आई स्टॉप्ड, और मैं उसको ढूंढने से रुका। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और मैंने दोबारा से स्टैम्प कलेक्शन की जो हॉबी थी उसको परस्यू किया। लेकिन उसके बाद हम दोनों ने उस हर वीकेंड पे मैंने और मेरी वाइफ ने जो है उस 3rd लेवल को ढूंढना स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे पास अब ये प्रूफ था कि 3rd लेवल जो है वो वास्तव में ही है, क्योंकि मेरा फ्रेंड जो था सैम विनर हु वाज माय साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, अचानक से वो गायब हो गया और कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ पे गया। And I sort of suspected because Sam was a city boy and I used to tell him about Galesburg, कहता लेकिन मुझे शक था क्योंकि सैम जो था एक सिटी बॉय था और मैंने उसे कई बार गेल्सबर्ग के बारे में बताया था, क्योंकि वो मेरे बचपन का प्लेस था, मैं वहां पे स्कूल गया था, और वो हमेशा ही कहता था कि उसे वो प्लेस पसंद है, उसे गेल्सबर्ग पसंद है, उसे वहां की साउंड पसंद है, एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट। और वो जो है वो सैम विनर जो था वो गेल्सबर्ग में ही था। कहता बिकॉज वन नाइट, कहता प्रूफ कहां से मिला, क्योंकि एक दिन फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, कहता व्हेन फसिंग विद, दिस वन इज ए फ्रेज, और इसका मतलब होता है कि जैसे आप किसी भी अननेसेसरी थिंग को जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हो। कहता बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, कहता जब मैं स्टैम्प कलेक्शन में बिजी था तो मुझे फर्स्ट डे कवर मिला। When a new stamp is issued, stamp collector buys some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of the sale, and the postmark proves the date. ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। फर्स्ट डे कवर, जैसे ही कोई स्टैम्प इशू होती है तो स्टैम्प कलेक्टर जो है स्टैम्प को परचेज करके एनवेल्प जो है वो खुद के एड्रेस पे मेल कर देती है, तो वो एनवेल्प जो है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन, कहते उनको कभी खोला नहीं जाता क्योंकि उस पर एक ब्लैंक पेपर रखा जाता है। That night among my oldest first day covers I found one, कहता उस रात मेरे जो फर्स्ट डे कवर थे उसमें मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो कि मेरे ग्रैंडफादर को किसी ने मेल किया था उनके घर पे गेल्सबर्ग में, क्योंकि उस पे एड्रेस था, एंड इट वाज ऑफ 18 जुलाई 1894 का था, एंड येट आई डिडंट रिमेम्बर इट एट ऑल, कहता हालांकि मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता था। स्टैम्प उस पे जो थी वो 6 सेंट की थी, डल ब्राउन कलर में, और उस पे जो है प्रेसिडेंट गारफील्ड का एक पिक्चर था। Naturally, when the envelopes came to granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there. कहता कोई भी एनवेल्प जो है मेरे ग्रैंडडैड के पास होता था तो ये उनकी पोजेशन में होता था, लेकिन ये फर्स्ट डे कवर जो था ये तब तक उनकी पोजेशन में था जब तक ये मुझे नहीं मिला और मैंने इसे खोल नहीं लिया था। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, कहता हमेशा फर्स्ट डे कवर में जो पेपर होता था वो ब्लैंक होता था,
लेकिन इस कवरिंग पेपर ब्लैंक नहीं था, इसमें एड्रेस वॉज देयर। अब एड्रेस इसमें क्या था, 941 विलार्ड स्ट्रीट, गिल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894, चार्ली। और ये लेटर किसको एड्रेस था, चार्ली को। आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट एंड द लेटर वॉज रिटन बाय सैम विनर। और उस लेटर को जो है वो सैम विनर ने लिखा था, जिसमें उसने बताया था कि वो बिल्कुल सही था। अब चार्ली जो है बिल्कुल सही था, क्योंकि थर्ड लेवल जो है वो सैम को मिल चुका था और वो 2 वीक से वहीं पे रह रहा था। एंड नाउ ही वॉज डाउन द स्ट्रीट एट द डेलिस। अब वो डेलिस के वहां के पास स्ट्रीट में था, वहां पे कोई पियानो भी बजा रहा था। एंड दे आर ऑल आउट इन द फ्रंट, सारे बाहर लॉन में थे, पॉर्च में लोग जो है वो गा रहे थे, सीइंग नेली होम। दिस वन इज द फेमस सॉन्ग ऑफ दैट सेंचुरी। ये उस टाइम का जो है काफी फेमस सॉन्ग था। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, इट मींस लेमन ड्रिंक, कहता मुझे जो है लेमन ड्रिंक के लिए भी इनवाइट किया गया है। और वो दोनों को, चार्ली और लोइसा को जो है वहां पे इनवाइट करता है और उन्हें कहता है कि तुम तब तक इस लेवल को ढूंढते रहो जब तक कि तुम्हें मिल नहीं जाता। द नोट इज साइन सैम, और लेटर जो है वो सैम ने साइन, खुद के साइन किए उस पे। स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई, कहते जब मैं स्टैम्प और कॉइन स्टोर पे गया तो मुझे पता चला कि सैम ने जो है $800 की करेंसी जो है वो कन्वर्ट कराई थी, उसने ऑल स्टाइल करेंसी ली थी। एंड दैट ऑट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, कहता वो हे और ग्रेन बिजनेस जो है उसमें इन्वेस्ट करना चाहता था, क्योंकि वो हमेशा ही कहता था कि वो ऐसा करना चाहता है। और he certainly can't go back to his old business, कहता वो 1894 में जाके वो अपने पुराने बिजनेस में, मींस पुराना बिजनेस जो कि वो प्रेजेंट में एक साइकेट्रिस्ट था, कहता वो 1894 में एक साइकेट्रिस्ट तो हो नहीं सकता था। इसलिए गिल्सबर्ग इलिनॉइस में उसका जो बिजनेस था वो क्या था, हे एंड हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। कहता सैम जो था ही वाज माय साइकेट्रिस्ट। ये स्टूडेंट्स विद दिस द लेसन इज कंप्लीट। नो डाउट लेसन का जो एंड है, इससे जो है क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अराइज होते हैं। ये क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करता, लेकिन इसके जो मेन क्वेश्चन, टेक्सुअल क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। मैं आप वही क्वेश्चन जो है वो आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। लिसन देन, फर्स्ट वन इज व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। अब इसमें जो थर्ड लेवल है वो क्या रेफर करता है, तो here the third level refers to the subway of Grand Central from where trains leave from far-flung destinations like Galesburg। ये वो प्लेस था, यहाँ से जो गिल्सबर्ग के लिए जैसे एरिया के लिए ट्रेन्स निकलती थी इन 1894। इट ऑल्सो रेफर्स टू द एस्केपिस्ट वर्ड, और यहाँ पे जो है ये एस्केपिस्ट वर्ड भी है, क्योंकि हम जो है करंट डे की प्रॉब्लम्स जो है, वरीज जो है, टेंशंस जो है, इनसे खुद को फ्री करवाने के लिए एक एस्केपिस्ट वर्ड जो ढूंढते हैं। एंड द थर्ड लेवल रेफर्स टू दैट एस्केपिस्ट वर्ड। Next question is, would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife? To no, Charlie could never go back to the ticket counter because the third level was his imagination, क्योंकि ये सिर्फ उसकी imagination थी। Actually there were only 2 level, वास्तव में वहाँ पे only 2 levels थे, लेकिन चार्ली को लगता है कि there were 3 level। Whenever he went to the Grand Central Station to find the corridor that led him to the third level, he was unable to find that। Actually कई बार वो गया तो था लेकिन उसे मिला ही नहीं। Do you think that the third level was a medium of escape for Charlie? आपको क्या लगता है, क्या ये थर्ड लेवल जो था मीडियम ऑफ एस्केप था चार्ली के लिए, और क्यों था? आंसर इज yes, the third level was a medium of escape for Charlie। कहते हैं मीडियम ऑफ एस्केप था, क्योंकि प्रेजेंट वर्ल्ड जो है दैट इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फुल ऑफ फियर, वॉर, वरीज एंड टेंशन, एंड मैन हैज टू फेस ऑल दीज प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ। हर पर्सन को ये प्रॉब्लम लाइफ में फेस करनी पड़ती है। सो ही वांट्स टू एस्केप इनटू ए विशफुल वर्ल्ड। यही वजह थी कि चार्ली एक विशफुल वर्ल्ड में, अपनी डिजायर के वर्ल्ड में जो है एस्केप चाहता था, जैसा उसने गेल्सबर्ग के बारे में सोचा था। एंड द थर्ड लेवल इज मियरली एन इमेजिनेशन, इसलिए थर्ड लेवल जो है सिर्फ एक इमेजिनेशन थी ऑफ चार्लीज, ये सिर्फ चार्लीज का जो माइंड था उसकी क्रिएशन थी। इट वॉज हिज एस्केपिस्ट वर्ल्ड। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। अब सैम्स का जो लेटर था चार्ली को, उससे क्या पता चलता है? इट वॉज द रिजल्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। ये लेटर जो था वो भी चार्ली की इमेजिनेशन का एक पार्ट था। इट रेजेस मोर क्वेश्चन देन इट सॉल्व। मतलब इस लेटर से क्वेश्चन ज्यादा अराइज होते हैं, सॉल्व नहीं होते।
चार्ली फाइंड्स दिस लेटर अमंग द फर्स्ट डे कवर्स ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स कलेक्शन। अब चार्ली को ये लेटर कहाँ मिला था? उसके ग्रैंडफादर की कलेक्शन के जो फर्स्ट डे कवर थे वहां पे। फर्स्ट डे कवर ये क्या है, ये आपको ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है। द स्टैम्प्स प्रूव्स द डेट। अब ये फर्स्ट डे कवर इसलिए सिक्योर रखे जाते थे क्योंकि इसकी स्टैम्प जो थी वो डेट को प्रूव करती थी। एंड चार्ली हैपन्स टू ओपन हिज ग्रैंडफादर्स एनवेल्प एंड फाइंड सैम्स लेटर इन इट। अब चार्ली को वो लेटर ग्रैंडफादर की कलेक्शन से मिला था। सो दिस प्रूव दैट द लेटर इज कंप्लीटली इमेजिनरी। इससे पता चलता है कि लेटर इमेजिनरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम। अब हम लाइफ के स्ट्रेस जो है इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो नो डाउट मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, तो वी फियर फेलियर टू ओवरकम सच इन इनसिक्योरिटीज। कहते एक्चुअली हम एस्केप करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि शायद लाइफ की प्रॉब्लम को हम ओवरकम नहीं कर सकते। बट वी मस्ट एक्सेप्ट दैट बोथ गुड एंड बैड कम हैंड इन हैंड। हमें पता होना चाहिए कि लाइफ में अगर अच्छा आता है तो बुरा भी आएगा, ये दोनों चीजें हैंड टू हैंड आती है। वी शुड बी रियलिस्ट, हमें रियलिस्ट होना चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू चेंज द सर्कमस्टेंसेस एज बेस्ट एज वी कैन। एंड द सेकेंड अल्टरनेटिव इज दैट वी शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड। सबसे अच्छा ये है कि या तो हम प्रॉब्लम्स को फेस करें और कोशिश करें कि उन्हें अपने लाइफ को बेस्ट बना सकें। सेकेंड अल्टरनेटिव वी शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। वी शुड बी क्रिएटिव। स्पोर्ट्स है, वेकेशंस है, इंडोर गेम्स है, ये हर चीज जो है वो हमारी लाइफ को बैलेंस कर सकती है और हमारी लाइफ की जो वरीज है, टेंशन है, ये सब रिमूव हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? तो यस, वी सी इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी। अब इसमें नरेटर चार्ली जो है वो ओनली 31 ईयर ओल्ड है और वो न्यूयॉर्क का एक नेटिव है, लेकिन वो क्या करता है, वो गेल्सबर्ग के लिए टिकट्स परचेज करना चाहता है और 1890 में जाना चाहता है, क्योंकि वो लगता है कि उसके लिए, हालांकि वो अपनी करेंसी, प्रेजेंट डे करेंसी जो है उसको भी कन्वर्ट करवा लेता है। एंड विच इज चार्ली ऑल्सो ओपन से फर्स्ट डे कवर विच इज सपोज टू बी ब्लैंक फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर्स कलेक्शन ऑफ स्टैम्प। वो एक फर्स्ट डे कवर को भी खोलता है, हालांकि वो कवर में जो लेटर था वो ब्लैंक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। उस कवर में उसे सैम का लेटर मिलता है। तो ऑल दिस एग्जांपल शो दैट चार्ली इज ट्रांसपोर्टेड टू ए पैरेलल वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। तो इन सबसे पता चलता है कि चार्ली जो एक पैरेलल वर्ल्ड में था, वो अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में था। यहाँ पे हर चीज जो है वो उसकी विश के अकॉर्डिंग होती है, जैसा वो चाहता था हर चीज वैसी ही थी और इस वजह से वो काफी सेटिस्फाई फील करता है। बट व्हेन ही एक्सपीरियंसेस थिंग्स ऑफ द कंटेम्परेरी वर्ल्ड ही गॉट कंफ्यूज्ड। कहता है लेकिन जब रियलिटी को फेस करता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज apparent illogicality sometimes turns out to be a futuristic projection। कहते हैं कई बार हमें आज जो चीज काफी इलॉजिकल लगती है वो फ्यूचर में रियल हो जाती है। इसको डिस्कस करना है। तो नो डाउट what appears to be illogical today often turns out to be a reality tomorrow। कई बार ऐसा होता है जो हमें आज इलॉजिकल लगता है वो आने वाले कल में रियलिटी हो जाता है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर हम आज ये बात करते हैं कि जो कैमरा है, ग्रेविटी है, ये चीजें उस टाइम जो है जब ये स्टार्टिंग में थी तो इलॉजिकल लगी थी, या फिर ह्यूमन बींग्स के जो उड़ने का सपना था ये काफी इलॉजिकल था, लेकिन आज जो है एरोप्लेन्स जो है या फिर ये हम पैराशूट्स जो है इनकी वजह से वो रियलिटी में चेंज हो चुके हैं। Similarly, the baseless thoughts of talking to people over long distances by Graham Bell made him invent telephone। जैसे ग्रैम बेल ने जी सोचा था कि कभी हम घर पे बैठे बहुत दूर बात कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम ही काफी इलॉजिकल लगा था, लेकिन आज वो रियलिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलेटली हेल्प्स कीप द पास्ट अलाइव। फिलेटली बेटे होता है स्टैम्प कलेक्शन, ये पुरानी जो स्टैम्प्स जो है उनको कलेक्ट करना। हेल्प्स कीप द पास्ट अलाइव, कहते हैं इन स्टैम्प कलेक्शन से जो है पास्ट को जो है अलाइव रखा जा सकता है। डिस्कस अदर वेज इन विच दिस इज डन। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी टू कंस्टेंटली मूव बिटवीन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर? एंड द आंसर इज फिलेटली इज द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टैम्प्स। The stamp has an important piece of history around it। कहते हैं स्टैम्प जो होती है वो इम्पोर्टेंट पीस ऑफ हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जो है उसमें होता है उन स्टैम्प्स में।
And does the study of stamps help to keep the past alive? और ऐसी और हॉबीज है जैसे कॉइन कलेक्टिंग है, ऑर्नामेंट कलेक्टिंग इज देयर, पोट्री इज देयर, पेंटिंग कलेक्शन इज देयर। ये बहुत से वेज हैं जिसकी वजह से पास्ट को अलाइव रखा जाता है। और यहाँ तक मैन की बात है तो ह्यूमन बीइंग्स दे आर नेवर सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव। हम लोग जो है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, जो हमारे पास है उससे कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, और हम हमेशा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इसमें घूमते हैं। समटाइम्स वी वुमेन टेंड टू डे ड्रीम, कहते कई बार तो हम दिन में सपने भी देखते हैं। एंड ह्यूमन्स वी हैव द पावर टू गो डीप इनटू अ पास्ट, कहते हमें पावर है कि हम बहुत ज्यादा पास्ट में जा सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्यूचर को सोच सकते हैं, प्रेजेंट में जी सकते हैं। and it is advisable to use this power properly so that better future can be built, मतलब लेकिन हमारी ये पावर है, इसका अगर प्रॉपर यूज होता है तभी एक बेटर फ्यूचर हम गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव रेड एडवेंचर इन क्लास 11, बेटे आपने 11 पे रीड किया, उसमें प्रोफेसर काइटोंडे जो था वो एक कॉलेजन की वजह से जो है पास्ट में चला जाता है, तो टू डिफरेंट वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करता है। अब इस स्टोरी को जो आपने अभी रीड किया इस फैंटेसी और रियलिटी दोनों स्टोरीज की आपको कंपेयर करनी है, तो स्टोरी आप वो भी रीड कर चुकी है, ये भी रीड कर चुके आप, तो इट्स इजी फॉर यू टू कंपेयर द स्टोरीज। The students, I hope now the lesson is clear to all of you. Okay, students, thanks for listening it.